नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम सब जानते हैं कि फिलहाल देश के लोग एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। उस महामारी का नाम है कोविड-19। इस महामारी के कारण हमारा अध्ययन और अध्यापन का जो काम है वह ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से करने का विषय जोरों शोरों से शुरू है। इसी हेतु मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस ऑनलाइन तासिका के माध्यम से प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ऐच्छिक हिंदी के जो विद्यार्थी हैं प्रथम वर्ष के, उनका पाठ्यक्रम क्या है। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति सबसे पहले हमें प्रकाश डालना है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले सत्र में 3 नाटक है। नाटकों का यह पाठ्यक्रम है उनका इस सत्र का। इन 3 नाटकों में पहला नाटक है अलख आज़ादी की, जो सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है। दूसरा नाटक है रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित विजय पर्व, और तीसरा है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित होरी। तीनों नाटकों को बहुत ही अच्छी तरह से इन महान लेखकों ने प्रस्तुत किया है। इन नाटकों की बात बताने से पहले सबसे पहले मैं कुछ मुद्दे आपको बताना चाहता हूँ, जिन मुद्दों के माध्यम से नाटक यह जो विधा है, इस विधा को एक अलग से थोड़ा हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पर ध्यान दें कि मूलतः नाटक क्या है। नाटक को 5वां वेद माना जाता है। नाटक पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसके उपरांत में जो 5वां वेद अगर कोई माने तो वो है नाटक। ऐसा कुछ आचार्यों और महापुरुषों ने नाटक के बारे में बताया। नाटकों की परंपरा हमारे देश में, हमारे देश के साहित्य में, फिर वो साहित्य मराठी का हो, हिंदी का हो या अन्य किसी भाषाओं का हो, इसकी एक सुदीर्घ ऐसी परंपरा है। इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास है। आचार्य भरत मुनि से लेकर या उनके पहले भी नाटकों को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने बातें की है, लेकिन मूलतः नाटकों का जो उद्भव है, उस उद्भव की, उसके जन्म की जो कहानी है, वो खासकर हमें आधुनिक काल को लेकर सबसे पहले यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। इस आधुनिक काल के पड़ाव में नाटक को लेकर अगर किसी महापुरुष या किसी लेखक का नाम आता है तो वो महापुरुष है, वो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से नाटकों की जो परंपरा है वो आगे आगे बढ़ती हुई हम देखते हैं। आचार्य बहुत सारे हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व, जिन्होंने बहुत सारे नाटकों को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन भारतेंदु जी ने जिस नाटक को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने की कोशिश की है वो शायद ही आधुनिक काल के किसी अन्य रचनाकार ने की होगी। इसलिए भारतेंदु का काम या उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। भारतेंदु के बाद में जयशंकर प्रसाद, फिर अन्य उनके समकालीन कुछ रचनाकारों ने नाटकों को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन नाटक को सही दिशा देने की काम अगर किसी श्रृंखला के नाटककारों ने की है तो उनमें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उसमें डॉक्टर रामकुमार है, मोहन राकेश जी है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। ये साहित्यकार, ये नाटककार, इन्होंने अपने नाटकों को एक ऐसी दिशा दी जिस दिशा के माध्यम से श्रोता, पाठक जो है वह यह समझने की कोशिश में पूरी तरह से व्यस्त हुए कि नाटकों की शुरुआत अगर कहीं से हुई है वो यहीं से हुई होगी।
इस दृष्टि से 60उत्तरी दशकों में नाटकों को लेकर जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा है। हमारे पाठ्यक्रम में जो नाटक है वो इसी श्रृंखला में आने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आने वाले रचनाकारों के माध्यम से वे लिखे गए हैं। विद्यार्थी मित्रों से सबसे पहले बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस नाटक को हम यहाँ पर सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम के घटक के माध्यम से अध्यापन को लेकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह नाटक है, मूलतः यह उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, गोदान। और इस गोदान के कुछ गिने चुने हिस्सों पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने होरी नाम का एक नाटक लिखा है और यही होरी नाटक हमारे पाठ्यक्रम को है। अब गोदान के समान इस नाटक में सारी बातें, वह सारी कथा वस्तु नहीं है। कुछ दृश्यों के माध्यम से इस नाटक में विष्णु प्रभाकर जी ने बात करने की कोशिश की है जिसको हमें देखना है। विष्णु प्रभाकर जी को समझने से पहले या होरी नाटक का विष्णु प्रभाकर जी को समझने से पहले इस होरी के संबंध में सबसे पहले हमें बात करनी है कि होरी क्या है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा विद्यार्थी मित्रों से कि होरी यह प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का महानायक है, मुख्य नायक है। और इस होरी को लेकर विष्णु प्रभाकर जी ने एक नाटक यहाँ पर लिखा है जिस नाटक को हमें यहाँ पर देखना है। अब इस होरी के माध्यम से इस नाटक में विष्णु प्रभाकर जी ने किस मुद्दे को, किस विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश की है ये भी हमें यहाँ पर देखना है। हम जानते हैं कि गोदान में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे विषय हैं जिसमें कुछ शहरों की बातें हैं, कुछ ग्रामीण जीवन की बात है। लेकिन यहाँ पर होरी में विष्णु प्रभाकर जी ने वो सारे प्रसंग जो गोदान में चित्रित है उन सबको नहीं लिया है। यहाँ पर उन्होंने केवल होरी के ग्रामीण परिवेश को लेकर होरी को केंद्र में रखते हुए बात की है। ऐसे होरी के चरित्र को इस नाटक के माध्यम से हमें मित्रों देखना है। अब इस विषय के बाद में मैं थोड़ी बातें हर एक नाटक पर जो हमारे पहले सत्र में नाटक है उन पर बात कर रहा हूँ। दूसरा जो नाटक है हमें देखना है रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित विजय पर्व। विजय पर्व यह एक ऐतिहासिक नाटक है मित्रों, और इस ऐतिहासिक नाटक के माध्यम से रामकुमार वर्मा जी ने एक ऐसी कथा बताने की कोशिश की है जिस कथा में धर्म है, अध्यात्म है, समाज है और साथ ही एक ऐसे लोगों का वर्णन है जो लोग उस समय में और आज के समय में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सानी रखते हैं, संबंध रखते हैं। इस दृष्टि से विजय पर्व एक विजय की जो गाथा है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश रामकुमार वर्मा जी ने यहाँ पर की है। इस विजय पर्व नाटक का मुख्य पात्र सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के इर्द गिर्द सारी जो कथा है वह घूमती रहती है। इतिहास सम्मत या कुछ किंवदंतियों के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर इतिहास में कुछ बातें जो अशोक सम्राट के चरित्र के बारे में मिलती है उसमें से एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से देने की कोशिश रामकुमार वर्मा जी ने की है। वो बात ये कि सम्राट अशोक के 100 भाई थे और 100 भाइयों के साथ में सम्राट अशोक ने राजकाज के लिए युद्ध किया। वास्तव में अशोक के जो भाई थे वो भाई सारे कलिंग नरेश के साथ में जाकर मिले और कलिंग के साथ में जाकर मिलकर अशोक पर इन्होंने धावा बोल दिया। लगभग 2 से 3 साल तक यह युद्ध चलता रहा, कलिंग युद्ध, जिसको इतिहास में अच्छी तरह से जानते हैं। इस युद्ध को प्रमुख रूप से विजय पर्व में देने की कोशिश नाटककार ने की है। लेकिन केवल इस युद्ध का वर्णन, चित्रण इस नाटक में है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस युद्ध को हम इतिहास की किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते थे। ऐसी बात इसमें नहीं है। यहाँ इस पुस्तक में एक ऐसे कश्मकश की बात है, एक ऐसे द्वंद्व की बात है जिसको आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो द्वंद्व क्या है? वो द्वंद्व ये है कि सम्राट अशोक कलिंग का ये जो युद्ध है
वो जीत जाते हैं। उनकी शक्ति, साहस, पराक्रम, बुद्धि के आधार पर वो जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध से मिले हुए सब सारे सुख, चैन, ऐश्वर्य, विलास को त्याग देते हैं। ये त्याग, ये समर्पण इस नाटक का मुख्य विषय है। ये ऐसा क्यों? यह ऐसा इसलिए कि इस युद्ध में जब एक दिन में एक औरत सम्राट अशोक के पास में आती है, जिसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है, वो लेकर आती है, अशोक जी से कहती है कि इस बच्चे का, मेरे इस बच्चे का, मरे हुए बच्चे का दायित्व किसके हाथ में है महाराज? आप ही बताइए, आप न्याय कीजिए, आप महाराज हैं, आप राजा हैं। उस समय में सम्राट अशोक के मन मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंध जाती है। वह ये विचार करते हैं कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा, किस कारण से कर रहा। मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध में मरने वाले वे भी लोग हैं जिनका इस युद्ध से या मुझसे, मेरे भाइयों से या कलिंग नरेश के साथ से कोई भी संबंध नहीं, लेकिन फिर भी उनको मरना पड़ रहा है। उस समय से उनका मन उस युद्ध से, जीती हुई बाजी से, राजकाज से उचट जाता है और वे साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। यह साधु होना, यह सन्यासी होना इस नाटक का मुख्य विषय है। लेकिन यह साधुपन जो सम्राट अशोक पर हावी हुआ दिखाई देता है इस घटना से, उसका भी एक अलग से अध्ययन हम इस नाटक के माध्यम से करने वाले हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से इस नाटक में बौद्ध संप्रदाय का परिणाम, बौद्ध के विचारों का परिणाम देखा जाता है। यानी कि बौद्ध भिक्खु बन जाते हैं सम्राट अशोक इस घटना के बाद से। ये भी बात इस नाटक के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारी बात है, यानी कि तीसरा जो हमारा नाटक है, वो है अलख आज़ादी की। अलख आज़ादी की यह नाटक, जैसे मैंने कहा आपको कि सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित यह एक नाटक है। प्रथम वर्ष के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नाटक है मित्रों। इस नाटक के माध्यम से हम हमारे भारत देश का लगभग 400 से 500 सालों के आसपास का इतिहास जो है वह देखने वाले हैं। अलख आज़ादी की है ये, अलख आज़ादी की। अलख आज़ादी का मतलब हमारे देश के आज़ादी का एक ऐसा विषय, एक ऐसी उसकी दुंदभी जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हमें इस नाटक के माध्यम से देखना है। इस नाटक की शुरुआत सुशील कुमार सिंह जी ने जो की है, वो उस समय से की है जब हमारे भारत देश में विदेशी लोगों का आगमन शुरू हुआ। और हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे भारत देश में विदेशी लोगों का आना जाना जो है वो कब शुरू हुआ। इसके लिए सबसे पहला प्रयास हमें पता है किसने किया था, और वो था कोलंबस, जिन्होंने लगभग 1492 में हमारे भारत देश में आने की कोशिश की, लेकिन वह हमारे भारत देश में आने में नाकामयाब हुआ। वह पहुंचा अमेरिका में, क्योंकि समुंदर के मार्ग से इसको आना था, और समुंदर के मार्ग से उस समय में इतनी तकनीकी बातें जो आज है ऐसी विकसित नहीं थी, जिसके कारण से ढेर सारे दिनों में भी वह यहाँ तक आने की कोशिश में नाकामयाब रहा और वो पहुँच गया अमेरिका। लेकिन 1498 में हमारे भारत देश में विदेशी पुर्तगाली एक व्यक्ति आया, जिसको हम जानते हैं, हमारा देश का इतिहास जानता है, और वो था वास्को डी गामा, जो हमारे भारत देश के कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आया। इस समय की घटना से लेकर हमारे भारत देश के आज़ादी के समय तक की सारी कथा, सारी कहानी इस नाटक के माध्यम से सुशील कुमार सिंह जी ने इसमें प्रस्तुत की है, जो हमें देखनी है। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन, बहुत मजे हुए लेखकों के माध्यम से लिखे हुए इन 3 नाटकों को हमें देखना है। इन नाटकों को क्रमशः एक एक करके उसके मुद्दों, घटकों, पात्रों के चरित्रों के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आज
के इस ऑनलाइन अध्यापन कार्य में सबसे पहले मैंने आपको इन 3 नाटकों का परिचय दिया। आशा करता हूँ इन नाटकों का परिचय आप विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इन नाटकों को लेकर चर्चा करने के लिए मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होने वाला हूँ। अभी मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।